दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित कुछ हम प्रश्नों को लेकर के आए हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रमुख प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम आज से पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। दोस्तों जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आज का पहला पॉइंट है, पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। यानी रेड डाटा बुक को कौन सा संगठन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक को IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सी संस्था द्वारा? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचर। IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन एंड नेचर और इसकी स्थापना 1948 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1948 ईस्वी में IUCN की स्थापना होती है, जो कौन सी बुक जारी करती है? रेड डाटा बुक जारी करती है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न प्रजातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत आने वाले महान भारतीय सारंग है, कस्तूरी मृग है, लाल पंडा है और एशियाई वन्य गद्दा है। यानी एशियाई वन्य गद्दा, दैत्याकार लाल पांडा, कस्तूरी मृग और भारतीय सारंग, महान भारतीय सारंग संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान में भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है और भारत का प्रथम तितली उद्यान है। अगला है, किस राज्य ने सर्वप्रथम तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया है? सर्वप्रथम तितली को राजकीय तितली का दर्जा देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों महाराष्ट्र पहला राज्य है जो राजकीय तितली का दर्जा दिया है। अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है? तो अल्ट्रावायलेट बी किरण अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। अल्ट्रावायलेट हानिकारक किरणें, अति हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट बी किरणें होती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जोरहट असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोरहट असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वन रोपण प्रक्रिया है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न करें वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की, यानी कह दे आपसे वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो और पेड़ लगाने की प्रक्रिया, यानी पहले से पेड़ लगे हैं और उसके बाद और पेड़ लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वन रोपण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। दोस्तों अगर हम बात करें क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो क्रायो बैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? नाइट्रोजन गैस। क्रायो बैंक्स जो ex-situ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बैंक है, उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? तो मानस पशु विहार असम में है। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? असम में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। मानस पशु विहार कहाँ स्थित है? असम में है, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में घोड़खुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? यानी वाइल्ड एस जंगली गधा घोड़खुर कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में, गुजरात के क्षेत्रों में जंगली गधे पाए जाते हैं। कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है?
वैश्विक ऊष्मन, यानी वैश्विक तापन, वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रवाल विरंजना अत्यधिक देखा जाता है, यानी प्रवालों के रंग सफ़ेद हो रहे हैं वैश्विक ऊष्मन के कारण, वैश्विक तापन के कारण। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो जाहिर सी बात है दोस्तों कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें वनस्पतियों के द्वारा ही होता है। सरिस्काएं और रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित है? सरिस्काएं और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है। क्या है दोस्तों? बाघ अभ्यारण्य है। सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य हैं। दोस्तों चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैव उपचारण से तात्पर्य है, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन जैव उपचारण कहलाता है। जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? जैव उपचारण कहलाता है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल से, और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने से है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वन ज्वारीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? तो भारत में मैंग्रोव वन ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन के क्षेत्रों में पाई जाती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है और सुंदरवन का डेल्टा भी है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन पाई जाती हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में भारतीय सरकार द्वारा, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। आपसे प्रश्न करें जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दिसंबर 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें भारत का कितना भूभाग जंगल है? 24.39% भूभाग क्या है? जंगल है। नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो झूम खेती। क्या है? झूम खेती। झूम खेती नागालैंड के पर्वतीय क्षेत्र क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं झूम खेती के कारण, और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में अधिकतर झूम खेती की जाती है और सर्वाधिक झूम कृषि मिजोरम में की जाती है। मिजोरम में सर्वाधिक झूम कृषि की जाती है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रिजों में फ्रियान गैस भरी जाती है। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? फ्रिजों में फ्रियान गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, गिर एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? गिर के राष्ट्रीय एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पालपुर कुने मध्य प्रदेश का। पालपुर कुने मध्य प्रदेश में गिर एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किसको प्रभावित करता है? तो हमारे रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रभावित करता है। दोस्तों अगर हम बात करें जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं के प्रजातियों की विविधता। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं के
विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोसेन ने किया था। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले WG रोसेन, वाल्टर जी रोसेन ने किया था। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं को निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो वह है उड़ीसा भीतरकनिका। यानी उड़ीसा में स्थित भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। और ये ओलिव रिडले टर्टल कहाँ से आते हैं? दक्षिण अमेरिका से आते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना है? भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना है? यानी भारत में कुल क्षेत्रफल का 33% वन होना जरूरी है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में, हमारे देश में कितना प्रतिशत वन होना जरूरी है? तो 33% का वन होना जरूरी है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट, शांत घाटी के क्षेत्रों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता यानी जैव विविधता में सर्वाधिक समृद्ध है पश्चिमी घाट, शांत घाटी का क्षेत्र। दोस्तों, अगर हम बात करें स्वचालित वाहन निर्वात का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। सबसे स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषाली धातु प्रदूषक कौन सा है? लेड है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? यदि किसी प्रजाति को ऐसे जीव जंतु जो 50 वर्ष से किसी भी अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 50 वर्षों तक नहीं देखे जाते हैं, तो यह माना जाता है कि वह जीव जंतु, वह प्रजाति उस क्षेत्र में विलुप्त होता जा रहा है। तो कितने साल में? यानी 50 वर्षों तक कोई भी जंतु प्राकृतिक आवास में अपने नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त माना जा सकता है। दोस्तों, चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है? वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। जब हम प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश करते हैं, तथा झूम खेती करते हैं तो जैव विविधता को काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए कह सकते हैं कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 2011 और 20 को जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया है। जैव विविधता दशक के रूप में 2011-20 के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा किया है। नीरी स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है दोस्तों? नागपुर में। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित मल। वाहित मल एक जैव विघटित प्रदूषण के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। अगर हम बात करें मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है,
तो मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। मीथेन गैस का उत्पादन धान के खेत से होता है। धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। दीमक के बिंबाणुओं से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि पशुओं की जुगाली से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आपसे प्रश्न कर दे पशुओं की जुगाली से कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है, तो पशुओं की जुगाली करने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जबकि दीमक के बिंबाणुओं से भी मीथेन गैस का उत्पादन होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके से जब अगला वीडियो आए तो इस आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।